सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 25 अप्रैल के टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं, अलॉन्ग विद ऑल दी न्यूज़पेपर एंड वेरियस वेबसाइट आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, नेशनल पंचायत डे सेलिब्रेट कब होता है? आपने न्यूज में देखा ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कल था नेशनल पंचायत डे। सो द आंसर इज 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को होता है नेशनल पंचायत डे। एक्चुअली जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज जो हैं रूरल एरियाज की, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा, इनको अप्लाई करा गया था, उनके लिए आया था एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 1992 में आया था। इसके थ्रू बर्थ हुई थी पंचायत सिस्टम की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉपर अमेंडमेंट के थ्रू इनको लाया गया था। एक बात ध्यान रखिएगा, जो रूरल बॉडीज है उनके लिए 73rd एक्ट है, और अर्बन बॉडीज के लिए, ऐसे नगर पालिका और म्यूनिसपैलिटी वो सब हो गई, उनके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। तो आज हम इस वाले की बात करेंगे। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे पंचायत की बर्थ होती है, वो इसी डेट को पास हुआ था, इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं इस चीज को। ऑल्दो एक्ट 1992 में पास हुआ था, पर ये जो अप्लाई का प्रोसेस पूरा हुआ था, मतलब जब ये ऑपरेशनल हुआ था, वो हुआ था 24 अप्रैल 1993। मतलब एक साल के बाद ऑपरेशनलाइज हो पाया था एक्ट पास होने के बाद। ठीक है, और ये सेलिब्रेट करने का सिस्टम है, ये 2010 से स्टार्ट करा गया है। जो कोमेमोरेशन ऑफ दिस एक्ट, ये जो एक्ट की पासिंग है, उसे कोमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए सिस्टम 2010 से चालू किया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, तब से हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे मनाया जाता है। और मोदी जी ने भी पूरा एक, जितने भी पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करी थी, जिसके आपने न्यूज में देखा होगा। उनके साथ जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी बैठे हुए थे। ठीक है, तो उस पॉइंट पे काफी नई स्कीम्स के भी अनाउंसमेंट हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पहले दो तीन सवाल देख लो आप, फिर मैं आर्टिकल एक साथ लाऊंगा। पहला सवाल तो ये कि पंचायत डे सेलिब्रेट कब होता है? 24 अप्रैल। रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, इस एक्ट की पासिंग का रीजन है। क्वेश्चन नंबर 2, और फिर आर्टिकल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू मैप। अब एक स्कीम लॉन्च करी गई है, उसका रीजन समझिए, फिर स्कीम का नाम बताइएगा। पर्पस ये है, स्कीम टू मैप रूरल इनहेबिटेड लैंड्स यूजिंग ड्रोन एंड द लेटेस्ट सर्वे मेथड्स। तो जो रूरल इनहेबिटेड लैंड्स हैं, उनकी पूरी मैपिंग होगी ड्रोन्स और जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी उनको यूज करके। इस स्कीम का नाम बताना है। आंसर है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम। तो मुझे लगता है अपकमिंग एग्जामिनेशंस में इस स्कीम की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, बिकॉज एग्रीकल्चर फील्ड की भी है और बिल्कुल लेटेस्ट भी है। ठीक है, अब आर्टिकल देख लेते हैं, फिर एक सवाल एग्रीकल्चर का और लेंगे, फिर आगे चलेंगे। पहले ये रहा आर्टिकल। दिस इज फ्रॉम प्रसार भारती, जो न्यूज ऑन एआईआर होता है ना, ऑल इंडिया रेडियो, उसकी वेबसाइट से मैं ये आर्टिकल लाया हूं। वहां पे भी काफी बढ़िया और रिलेवेंट न्यूज मिलती है। ठीक, सो ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में आर्टिकल है। सो प्राइम मिनिस्टर हैज आस्क्ड ग्राम पंचायत टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर बेटर प्राइस फॉर विलेज प्रोड्यूस। अब देखिए यहां पे दो तीन चीजें बोली गई हैं। पहली देखिए, सो ऑन नेशनल पंचायत डे प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ये पोर्टल जो लॉन्च है, ई ग्राम स्वराज, ये क्या करेगा? इट इज अ पोर्टल टू प्रिपेयर एंड प्लान ग्राम पंचायत डेवलपमेंटल प्लान्स। ठीक है, एंड इट विल इंश्योर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। इट इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन डाउन टू द ग्राम पंचायत लेवल। तो जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं, उनको प्रिपेयर और प्लान करके और मॉनिटर करना रियल टाइम, तो उस मामले में जो डिजिटाइजेशन का हम हेल्प लेंगे, वो ग्राम पंचायत लेवल तक पूरा लग पाएगा। तो बहुत अच्छी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक तो स्वामित्व स्कीम, जिसके बाद बताऊंगा मैं आपको, और ये ग्राम स्वराज पोर्टल, ये भी पूछ सकते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अगला पैराग्राफ पढ़ लीजिए। स्वामित्व स्कीम, जिसका मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में पढ़ लीजिए। सो स्वामित्व स्कीम इज वाज आल्सो लॉन्च्ड। ये पायलट मोड में लॉन्च हुई है 6 स्टेट्स में, और काम देख लीजिए क्या करेगी स्कीम। टू मैप रूरल इनहेबिटेड लैंड्स यूजिंग ड्रोन्स एंड लेटेस्ट सर्वे मेथड्स। उसका फायदा क्या हुआ देख लीजिए। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द स्कीम विल इंश्योर स्ट्रीमलाइंड प्लानिंग, रेवेन्यू कलेक्शन एंड प्रोवाइड क्लैरिटी ओवर प्रॉपर्टी राइट्स इन रूरल एरियाज। This will open up avenues for applying for loans from financial institutions by the owners. Or disputes related to property would also be settled through the title deeds allotted through the scheme. तो आप देख रहे हैं कितने सारे फायदे यहाँ पे हैं। 4 से 5 काफी सॉलिड पॉइंट्स बनते हैं। उन सब पॉइंट्स को इंडिविजुअली याद करिएगा। सब्जेक्टिव एग्जाम्स, जीडीज, पीआईज, हर जगह बहुत काम आएगा ये। ठीक है, और आप, ये मैंने बताया था आपको कि प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्टेड, ही हैड अ डायरेक्ट डायलॉग
विद द ग्राम पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि प्रोग्रेस ऑफ पंचायत विल इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड द डेमोक्रेसी। अब इसी आर्टिकल में एक सवाल और है, वो और कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सवाल पहले देखो, फिर आर्टिकल का, इसका अगला ही पैरा था पर आर्टिकल बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में तोड़ा है। ये देख लीजिए, जेम पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये पोर्टल किस बारे में? जेम पोर्टल। आंसर है जेम पोर्टल मतलब इट इज अ ऑनलाइन मार्केट प्लेस। फुल फॉर्म भी है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नाम है इसका। तो पहले आर्टिकल देख लो फिर देखिए, मुझे बड़ा अच्छी जानकारी लगी। इट इज अ ऑनलाइन मार्केट प्लेस गवर्नमेंट की तरफ से। सवाल पहले देखो, वो आर्टिकल देख लो, पिछले आर्टिकल का ही अगला पैराग्राफ है ये। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इंटरेक्टेड विद पंचायत रिप्रेजेंटेटिव। नाउ स्पीकिंग टू द पंचायत रिप्रेजेंटेटिव इन फ्रॉम महाराष्ट्र, उन्होंने क्या बोला ये देख लीजिए। ही अर्ज्ड द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज ई नैम and gem portal to reach out to a larger markets for better prices for village produce। तो gem portal का इस्तेमाल कब कर सकते हैं आप? टू रीच आउट टू लार्जर मार्केट्स फॉर बेटर प्राइजेस फॉर देयर विलेज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने फिर इसकी वेबसाइट देखी और बढ़िया पूरा इन्होंने इंटरफेस बना के रखा। एक बार देख लेते हैं जेम की वेबसाइट, जिसके हम इतनी बात कर रहे हैं। ये रही वेबसाइट, देखिए कितना बढ़िया इन्होंने बना के रखा है। दिस इज द वेबसाइट gem.gov.in। और ये देख लीजिए, ये फुल फॉर्म देख रहे हैं आप इधर, ये मैं कर देता हूं हाईलाइट। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट एंड ये क्या लिखा है, इंक्लूसिव। तो ये पूरा देखा, यहाँ पे आप पीएम का संदेश देख सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे सारे कैटेगरीज हैं, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑफिस फर्नीचर। तो मुझे ऐसा लगा ये सरकार का एक तरह से OLX है। तो बहुत बढ़िया स्टेप है ये। आप यहाँ पे देख लीजिए, आप बायर भी हो सकते हैं, सेलर भी हो सकते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी ओपन करके देखते हैं, ऑटोमोबाइल खोल के देखते हैं कि क्या बिक रहा है यहाँ पे। कार कैटेगरी यहाँ पे खोली है मैंने ऑटोमोबाइल की। सो आई थिंक ये ओपन हो रहा है। हाँ ये देखिए यहाँ पे, हाँ नॉर्मल जैसे कार्स वगैरह, वैगनार, ऑल्टो, ये सब बिक रहा है। ओके, ये आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे OLX में होता है ना, वैसा ही। सो इट इज अ गवर्नमेंट इनेबल्ड मार्केट प्लेस। इसमें एक तो ऑटोमोबाइल वगैरह है, कंप्यूटर्स भी हैं। तो विलेजर्स को भी बोला है कि आप अपने मार्केट प्रोड्यूस भी इस तरह से बेच सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से, ध्यान रखिएगा, यूज भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। हाँ जी, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? ठीक, आंसर देख लो पहले। आंसर इज NK सिंह। मिस्टर NK सिंह इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अब देखिए, फाइनेंस कमीशन क्या है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 280। और जो भी सरकार टैक्सेस कलेक्ट करती है, वो सेंटर और स्टेट और सारे स्टेट्स के बीच में आपस में कैसे बटेगा, किस रेशो में बटेगा, ये डिसीजन लेती है फाइनेंस कमीशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। तो किस तरह से टैक्स रिवेन्यूज बटेंगी, सेंटर और स्टेट के आपस में, वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इसको 2 रिपोर्ट्स देनी है। पहली रिपोर्ट देनी है ऑन द डिवीजन ऑफ रेवेन्यूज फॉर 2020 एंड 21। जो वो दे चुके हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन ने पार्लियामेंट में सबमिट कर दी है। February 1, 2020 को सबमिट कर दी थी। इनकी अगली रिपोर्ट जो आने वाली है, उसकी पेंडिंग जो डेट है, कब उन्हें देनी है, वो देनी है October 30 को 2020। और वो किस बारे में रिपोर्ट होगी कि 2021 से लेकर 26 अगले 5 सालों तक डिवीजन कैसे होना है। किसका डिवीजन? टैक्स रिवेन्यूज का, सेंटर और स्टेट के बीच में और स्टेट्स का आपस में। तो ये रिपोर्ट दे चुके हैं, ये देनी है। और चेयरमैन कौन है? NK सिंह। बाकी जो नाम पढ़ रहे हैं आप, अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी, ये सब भी फाइनेंस कमीशन 15 वाले के मेंबर्स ही। मेंबर्स और भी हैं एक दो, पर आपको चेयरमैन का नाम याद रखना पड़ेगा, NK सिंह। इतनी जानकारी काफी रहेगी। और हाँ, आर्टिकल 280 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना मत भूलिएगा। आप जाके इसका ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं, कंटेंट, ठीक है। यही आर्टिकल आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से काफी फिस्कल प्रेशर सरकारों पर आ रहा है, खर्चे काफी बढ़ने वाले हैं। तो जो फिस्कल टारगेट्स हैं, उसके ऊपर बातें चल रही हैं। तो NK सिंह जी ने बोला है कि फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान है नहीं कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट रिवाइज होने वाले। फिलहाल ऐसा कुछ प्रपोजल नहीं है। अब यहां पे देखिएगा, ये पहले तो देख लीजिए। डिस्पाइट द स्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, देयर इज नो क्रेडिबल प्रपोजल टू अमेंड द लेजिस्लेशन मेंट टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट। ये NK सिंह ने बोला है, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। तो फिलहाल कोई प्रपोजल ऐसा है नहीं, बाद में है तो पता नहीं उसका, ठीक। अब यहां देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार का जो यूनियन बजट था, जो फरवरी में प्रेजेंट करा गया था, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन्वोक किया था। अब ये एक्ट है जिसके थ्रू फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स ऑफिशियली सेट होते हैं, इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। उन्होंने इन्वोक किया था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में एक एस्केप क्लॉज होता है। ये एक्ट पता है कौन सा है? FRBM एक्ट।
फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, इसी में फिस्कल डेफिसिट टारगेट बताए जाते हैं। ठीक है, इस एक्ट को हम कभी डिटेल में कवर करेंगे एक वीडियो में, पर फिलहाल इतनी जानकारी काफी है। तो उसमें एक एस्केप क्लॉज होता है, उसको इस बार बजट में यूज करा गया था टू रिलैक्स द फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स फॉर 2020 एंड 21 बाय 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स। अब कितना टारगेट हो गया है? 3.5% ऑफ जीडीपी। तो करंट फिस्कल का फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना है? 3.5% ऑफ जीडीपी। इसको और स्ट्रेच करने का अभी तो कोई प्रपोजल नहीं है। ठीक, और ये सब गवर्नमेंट विशेस टू इंक्रीज द स्पेंडिंग इन द लाइट ऑफ द करंट क्राइसिस, ये तो हमको पता ही है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन डिमांडिंग दैट देयर ओन 3% फिस्कल डेफिसिट टारगेट बी रिलैक्स टू 4% और इवन 5%। तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी डिमांड कर रही है कि उनका 3% जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसको थोड़ा स्ट्रेच करके 4 या 5% बढ़ाया जाए, ताकि इनको थोड़ा, ये वर्ड देख रहे हैं आप, इनको एल्बो रूम मिले, थोड़ा स्पेस मिले लॉकडाउन में खर्चा करने के लिए जो जरूरत पड़ रही है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, एक चीज और पढ़ लीजिए, जो लीगल रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा था। तो डॉक्टर सिंह ने क्या बोला है? चेंज वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रेश लेजिस्लेशन बीइंग इनेक्टेड बाय द स्टेट। तो इन टारगेट को चेंज करने के लिए लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। एंड अ मोर एक्सपेडिशियस मेथड वुड बी फॉर द स्टेट्स टू फर्स्ट ट्रिगर देयर ओन एस्केप क्लॉज, and he also cautioned that the state need to weigh the cost of borrowing from the market and all those things। ठीक है, सो उन्होंने बोला है कि जो स्टेट के पास भी जो एस्केप क्लॉज होता है उसको यूज करना एक बेटर रास्ता या फास्ट रास्ता हो सकता है, और स्टेट्स को बहुत केयरफुली सोचना चाहिए कि जो मार्केट से बोरिंग होगी उन सब के बारे में सोच समझ के पूरे स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये पूरा ओवरव्यू आर्टिकल है, और जानकारी चाहिए तो आप उसमें पूरा पढ़ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी आपको एफआरबीएम एक्ट के बारे में, करंट टारगेट सेंटर का भी स्टेट का भी, और एस्केप क्लॉज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बाकी और पूरा, दिस इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन, अब एकदम ध्यान रखिएगा, हमको ऐसा लगता है कि हमको सारे नेशनल पार्क, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व रटने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके याद करिए, पर न्यूज पे भी नजर रखिए। करंट न्यूज में जो भी रिजर्व नाम आएगा उसके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हर समय ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे इसका नाम आया है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ये आर्टिकल में आया है तो पूछा जा सकता है कौन से स्टेट में, बताइए। असम इज द आंसर। ठीक है, अब आर्टिकल ये है, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसको हम वाइल्ड लाइफ बोर्ड भी बोलते हैं, उसने नोट दी है माइनिंग की, कहां पे? असम की एलिफेंट रिजर्व में, उसी पे आर्टिकल आया है। तो थोड़ी कंट्रोवर्सी हर समय से अप्रूवल पे होती रहती है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं उन्होंने बोला है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ओवरटर्न किया है, पहले वो खुद रिमार्क देते थे कि यहां पे फॉरेस्ट लॉस का वायलेशन हो सकता है, अब उन्होंने चेंज करके ओवरटर्न करके उसको अप्रूवल दे दिया है। ये सब कंट्रोवर्सी चल रही है। हमारे काम की बात यह है कि ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अप्रूवल दिया है। ठीक है, एंड हैज रिकमेंडेड कोल माइनिंग इन अ पार्ट ऑफ एलिफेंट रिजर्व इन असम। ठीक है, अब दूसरी बात देख लीजिए, नेशनल बोर्ड ऑफ, ये थोड़ा लंबा आर्टिकल था ना, स्ट्रेच्ड आर्टिकल था, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा किया है, तो शायद पूरा ना पढ़ पाए, पर ये हिंदू का आर्टिकल है, पढ़ सकते हैं। मेन चीजें बता ही रहा हूं मैं आपको, उसकी चिंता मत करिए। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरी बात ये, जिस एरिया में कोल माइनिंग की बात चल रही है उसका नाम है सलेकी एरिया, सलेकी एरिया। और यही सलेकी एरिया किसके अंडर आता है? ये लिखा हुआ देखिए, देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, दैट इंक्लूड्स देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कवर करता है? काफी डिस्ट्रिक्ट के रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर आते हैं, सिर्फ सागर डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। होगी बात क्लियर? तो ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व या फिर सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या एलिफेंट रिजर्व का स्टेट आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, खबर अप्रूवल की थी पर उसमें सेंचुरी का स्टेट भी यहां पे आ गया आपके पास। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, बाकी प्रोसेस पूरा बताया कि एनबीडब्ल्यूएल ने एक पूरी कमेटी बनाई थी जिसमें मेंबर कौन थे? आर सुकुमार जो कि असम के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, और रिप्रेजेंटेटिव और थे एक दो इसमें। एक रिप्रेजेंटेटिव थे जो लोकल वाइल्ड लाइफ डिवीजन के थे, जो उस माइनिंग एरिया की जो डिवीजन है उसका। ये पूरी कहानी थी। एक जरूरी बात देखिए मुझे इसमें और मिली थी, यहां कहीं, हाँ ये रहा, थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा, एक और स्टेट की, हाँ हाँ ये रहा, मिल गया। एक और का नाम है कि असम से एडजॉइनिंग अरुणाचल प्रदेश में है एक देओमाली एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो देओमाली एलिफेंट, तो यहां पे देख रहे हैं आप, दो रिजर्व के नाम आपको एक ही आर्टिकल में मिल गए। एक तो दियोमाली एलिफेंट रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और दूसरी यहां पे थी देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, देहिंग पटकाई। ठीक है, ये कहां पे है? असम में।
तो इसी आर्टिकल में दोनों चीजें मिल गई आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये साले की नाम भी आप याद कर सकते हैं। अब देखो आपने पढ़ लिया, याद हो गया आपको, वरना इसको रैंडमली रटोगे तो इतनी जल्दी याद नहीं होता, और एग्जाम में पूछ लिया, पता है तो पता है, नहीं पता है तो उसको गेस कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज मिस्टर डीवी प्रसाद। बाकी जो है मिस्टर गुदे श्रीनिवास, उसके बाद नंदिता गुप्ता एंड अभिलक्ष लिखी, ये सब लोग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हैं, जो बोर्ड है मेन बोर्ड एफसीआई का, पर सीएमडी कौन है? डीवी प्रसाद। और आर्टिकल देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि, या फोटो देख सकते हैं मिस्टर डीवी प्रसाद का, द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स अवेलेबल विद द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is comfortable to manage the situation till March next year, but it would be an exaggeration to hold that the stock is far in excess of the buffer stock requirement। तो उन्होंने बहुत रियलिस्टिक पिक्चर दी है कि अगले साल मार्च तक सफिशिएंट स्टॉक है, बट ये बोलना कि हमारे पास बहुत एक्सेस स्टॉक है, ये एग्जैगरेशन होगा। तो रियलिस्टिक बिल्कुल उन्होंने असेसमेंट दिया है। ठीक है, तो नाम आप याद रख सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, इस इंस्टीट्यूट ने पार्टनर किया है जो ऑक्सफोर्ड में, आप जानते हैं ना कि एक वैक्सीन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनके यहां देख लीजिए, देयर आर 7 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस दैट विल मैन्युफैक्चर द वैक्सीन, उनमें से एक ये इंस्टीट्यूट भी इंडिया का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कौन से शहर में है आपको बताना है, एंड द आंसर इज पुणे। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इट हैज पार्टनर्ड विद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन प्रोजेक्ट, इट इज वन ऑफ द 7 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस दैट विल मैन्युफैक्चर द वैक्सीन। ठीक, तो उसी कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर आदार पूनावाला, उन्होंने बोला है दैट इट एक्सपेक्ट्स द वैक्सीन फॉर कोविड-19 डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन द मार्केट बाय अक्टूबर और नवंबर, प्रोवाइडेड द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ट्रायल्स। तो ट्रायल सक्सेसफुल हुए जो भी चल रहे हैं, तो फिर अक्टूबर नवंबर तक वैक्सीन आ सकती है, और उन्हें एस्टिमेट भी दिया प्रोडक्शन कितना हो सकता है, ये देख लीजिए आप, 2 वीक्स में 5 मिलियन, नहीं, इन 2 वीक्स, हाँ 5 मिलियन पर मंथ हो सकता है, मतलब इन अराउंड 2 वीक्स वी कैन प्रोड्यूस 5 मिलियन डोसेस पर मंथ एंड स्केल इट अप टू 10 मिलियन आफ्टर 6 मंथ। मतलब ये पूरा एस्टिमेट उन्होंने दिया है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द फर्स्ट पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप पढ़ सकते हैं एडिशनल पॉइंट्स के लिए। ठीक, चलिए नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, रिलीजन का क्वेश्चन है ये, गुंडीचा टेम्पल कहां लोकेटेड है? हमारे जो भी फ्रेंड्स ओडिशा से हैं वो इसका आंसर बिल्कुल कर पाएंगे, ये टेम्पल पुरी में है। ठीक है, आप जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है, बहुत मान्यता है उसकी, इस यात्रा की, और वो होने वाली है। अब थोड़े ऐसे, मतलब अब ये एक्चुअली डिस्कशन चल रहा है कि वो होगी या पोस्टपोन होगी। ठीक है, उसी के ऊपर वहां के बोर्ड ने बोला है कि वो अभी डिसीजन जल्दी ही ले लेंगे। सो पहले आप यात्रा के बारे में पहले अच्छा आर्टिकल देख लो, आर्टिकल बात क्या हो रही है। तो गुंडीचा टेम्पल पुरी में, अब पूरी कहानी में बताऊंगा आपको। तो डिसीजन ऑन पुरी रथ यात्रा ओनली आफ्टर May 3, ये शेड्यूल थी जून 24 को। अब ये होगी या नहीं होगी उसके ऊपर जल्दी डिसीजन ले लिया जाएगा, जिसके बारे में सीएम से बात चल रही है और वहां के बोर्ड वगैरह पूरी बात चल रहे हैं। अब देखिए कहानी ये है कि ये जो रथ यात्रा होती है कहां से कहां जाती है, जगन्नाथ टेम्पल से लेके गुंडीचा टेम्पल। एक्चुअली कहानी इसकी स्टोरी ये है कि इट इज सेड कि जो जगन्नाथ जी हैं, मतलब श्री कृष्णा, उनका मथुरा जाने का मन करता है, जो कि उनका होम प्लेस था, तो उसीलिए यात्रा होती है। और ये चलती कहां से है, जगन्नाथ मंदिर से, और जाती कहां है, गुंडीचा टेम्पल। और इस यात्रा में 3 रथ होते हैं, पहले श्री जगन्नाथ मतलब श्री कृष्णा, फिर उनकी बहन सुभद्रा, और फिर जो बड़े भाई हैं बालभद्र। ठीक है, तो ये तीनों लोग उस यात्रा में जाते हैं, उनकी रथ यात्रा चल रही है और साथ में बहुत सारे लोग जाते हैं। सो चलती है जगन्नाथ टेम्पल से और जाती है गुंडीचा टेम्पल से। ठीक है, और इसे जगन्नाथ यात्रा भी बोलते हैं और गुंडीचा यात्रा भी बोलते हैं। ठीक, हमारे कुछ फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स जो पुरी से हैं या फिर कहीं और से हैं, जो इस यात्रा में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा बहुत मन है, आज तक कभी मौका नहीं मिला, बट वेरी सुन आई विल श्योरली, जब चीजें नॉर्मल होती है इसमें पार्ट करूंगा। तो आप में से कोई पार्टिसिपेट कर चुका है या इस टेम्पल्स में जा चुका है तो एक्सपीरियंस बताइएगा। पुरी में टेम्पल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट टू हैव ऑब्टेन्ड ICMR अप्रूवल, अप्रूवल या अप्रूव्ड बोल दीजिए, मतलब एक ही है, ICMR अप्रूव्ड रियल टाइम। अब देख लीजिए, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये कोविड-19 का टेस्ट होता है, पता है ना आपको, RT-PCR। RT-PCR, तो RT-PCR बेस्ड डायग्नोस्टिक एसे, ये जो टेस्ट होता है वो कौन सा ऐसा पहला एकेडमिक इंस्टीट्यूट जिसने ऑब्टेन किया है? तो आंसर है IIT दिल्ली। सो IIT दिल्ली ने RT-PCR मतलब रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड डायग्नोस्टिक एसे या टेस्ट बनाया है, उनको ICMR का अप्रूवल मिल चुका है।
ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने। अच्छी बात यह भी है कि ये टेस्ट लगभग 750 टू 800 रुपीज के आसपास हो जाएगा, जिसमें एक बार में शायद 35 सैंपल्स टेस्ट हो सकते हैं और रिजल्ट आने में लगभग 3-4 घंटे के आसपास लगता है। तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और अच्छा ये चीज होगी, विच विल ग्रेटली हेल्प अस इन फाइटिंग द कोविड-19 प्रॉब्लम। ठीक है, ये आप आर्टिकल यहां पढ़ सकते हैं। सो IITD's कोरोना वायरस डिटेक्शन ऐसे गेट्स ICMR अप्रूवल, बाकी पूरी कहानी आप देख सकते हैं। किस पे बेस्ड है? रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड डायग्नोस्टिक एसे। ठीक है, और इट इज अ प्रोब फ्री कोरोना वायरस डिटेक्शन एसे। बाकी देखिए इसका पूरा प्रोसेस यहां पे समझाया गया है कि क्या प्रोसेस फॉलो करा गया है। इसको रीड कर सकते हैं, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत टेक्निकल ज्यादा हो जाता है, पर जितना जानना है उतना बता चुका हूं आपको कि टेस्ट का नाम क्या है और इंस्टीट्यूट क्या है। और अप्रोक्सीमेट प्राइस आई थिंक यहाँ पे दी नहीं है, पर वो मैंने किसी एक दो सोर्सेज और से उसे नॉलेज इकट्ठा करी थी, लगभग 800 रुपए के आसपास की प्राइस बताई जा रही है। तो IIT दिल्ली का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू डेवलप दिस। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, which mutual fund company has decided to wind up 6 debt funds due to illiquid and low rated securities? आंसर है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 डेट फंड्स को वाइंड अप किया है, पर इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है AMFI के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। इन्होंने हाईलाइट किया है कि डेट फंड्स में कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं, चिंता की बात नहीं है। एंड ये डिसीजन कल था, उसके ऊपर बोला है, क्या क्लैरिफाई किया है? द इश्यू इज लिमिटेड टू जस्ट वन फंड हाउस एंड देयर इज नो मार्केट और सिस्टमैटिक रिस्क पोज्ड बाय डेट फंड्स। तो उन्होंने क्या बोला है? ये किसी एक कंपनी ने अपने 6 फंड फाइंड अप करे हैं, पूरे मार्केट में कोई खतरा नहीं है, कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं, तो इससे चिंता की बात नहीं है। तो उस तरह के पैनिक को इन्होंने एले किया है कि कोई चिंता की बात नहीं, रिलैक्स रहिए, सब ठीक चल रहा है। किसने? AMFI ने, मतलब कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर टेम्पल्टन, ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का नाम इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आज दिन में एक पॉलिटिकल थ्योरी वीडियो आने वाला है ऑन नेशनल इमरजेंसी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूं। और कल एक टेस्ट में होमवर्क में क्वेश्चन पूछा था आपसे क्लॉक्स का, तो आंसर का इंतजार है, कई अभी कम लोगों ने आंसर किया, ट्राई करते रहिए, उसका सोल्यूशन मैं आज रात तक बता दूंगा आपको, बट प्लीज कोशिश करिए उसका आंसर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।